वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 28 जनवरी 2022 है। अगर आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो बाकी का आपका दिन जो है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। स्टार्ट योर डे विथ क्यूरियसली पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बूस्टर डोज। इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लोकायुक्त के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। फिर न्यूज़ डिस्कस करेंगे, आपके लिए एक एमसीक्यू है और आपके लिए एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल एज क्यूरियसली फॉर एवर। ये दोनों मेरी चैनल्स हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में आज भी पता नहीं है, तो आई विल लिव इट ऑन योर केपेबल हैंड्स एंड आई एम श्योर आप इस सीरीज़ को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आई इन द स्काई के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एक्ट ऑफ सीइंग is an act of time travel. Surprised? Okay, let's discuss this thing with the help of an example. मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं और मून की तरह एक कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर है। लेट्स से मून इटसेल्फ, राइट? तो ये m यानी कि मून है एंड दिस इज अर्थ। अब आप अर्थ पर हैं और मैं जो हैं आई एम हियर ऑन द मून। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 लाख किलोमीटर। ओके, अब लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड, राइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये है लाइट की स्पीड। आई एम श्योर इतना बेसिक साइंस आपको पता है। अब मैं अगर मून पर, मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल टॉर्च है, तो मैं टॉर्च ऑन करता हूं। मान लेते हैं कि हर जगह पर अंधेरा है और मून पर मैंने लाइट ऑन की और ऑफ की। 1 सेकंड में ऑन ऑफ करके, ऑन की और ऑफ कर दी। तो और आप लकीली यहां पर देख रहे हैं मून की तरफ, तो आपको वो लाइट जो है वो दिखाई देगी 1 ही सेकंड में। आपको ये लाइट दिखाई देगी क्योंकि लाइट की स्पीड और मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 लाख किलोमीटर है और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर, इसको हम 30 लाख किलोमीटर कर देते हैं और मैं सेम प्रोसेस करता हूं, लाइट ऑन ऑफ करता हूं, तो आपको ये 10 सेकंड के बाद पता चलेगा कि मैंने लाइट की थी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी लाइट की है, लेकिन इन रियलिटी क्या है? मैंने 10 सेकंड पहले लाइट ऑन ऑफ की थी। लाइट को ट्रैवल होने में 10 सेकंड लगी, इसलिए आपको लगा कि 10 सेकंड मीन्स अभी आपने लाइट देखी, बट इन रियलिटी मैंने तो लाइट 10 सेकंड पहले ऑन करके ऑफ भी कर दी थी। तो हुआ क्या यहां पर? आपने जो देखा, वो आपने जो भी चीज़ देखी वो पास्ट की चीज़ देखी। रियलिटी को अगर देखें तो वो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी थी और 10 सेकंड के बाद वो आपको नज़र आई। आई होप दिस इज़ नॉट कंफ्यूजिंग। अब जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे उतना एक प्रकार का टाइम ट्रैवल जो है वो होता जाएगा। तो एक्ट ऑफ सीइंग इज एन एक्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। व्हेन द लाइट emanating from or reflecting of an object, a pen on the desk, a bus coming down the street, a star in the sky, hits the eye's retina, it is a light that has already aged, whether by a fraction of second or a few billion years. ये जो एग्जाम्पल हमने देखा ये तो 10 सेकंड वाला एग्जाम्पल था। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट, एक लाइट हो चुकी है, शायद ये लाइट ख़त्म भी हो गई है, लेकिन आज वो हमें नज़र आ रही है। और जो लाइट हुई थी और ख़त्म हुई वो बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो हमसे इतना ज़्यादा दूर है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
having taken its position 1.5 million kilometers from the earth is a reminder of this miracle of physics. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी तक का ह्यूमन जो इतिहास है, मानव इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप एवर, जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया है. उसने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है, और हबल स्पेस जो हबल का मिरर है उससे कितना बड़ा है एज यू कैन सी इन कंपैरिजन. और फार इंफ्रारेड लाइट जो है इसको भी ये देख पाएगा. उसका लोकेशन यू कैन सी हियर, इट इज़ हियर. और अर्थ और पूरी हमारी जो सोलर सिस्टम है उसको भी ऑब्जर्व करेगा. इन ए नटशेल इफ यू टॉक अबाउट, तो ये जो प्रोग्राम है ये 3 एजेंसीज ने, नासा, फिर ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको तैयार किया है. एंड वेब इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड. वेब ऑब्जर्व्स नियर इंफ्रारेड टू मिड इंफ्रारेड लाइट. ये ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ये जो वेब है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये किस प्रकार की लाइट्स जो हैं उसको ऑब्जर्व करेगा. तो द आंसर इज नियर इंफ्रारेड टू मिड इंफ्रारेड. वेब स्टडीज आवर ओन सोलर सिस्टम एंड एक्सोप्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स. ऐसा प्रश्न पूछा जाए MCQ में कि ये जो जेम्स वेब हैं वो सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम को एनालाइज करेगा, या फिर स्टेटमेंट वाइज ऐसा पूछा जा सकता है. स्टेटमेंट 1 ऐसा होगा कि सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम को, सेकंड ऐसा होगा कि सिर्फ एक्सो प्लैनेट को, थर्ड ऐसा होगा कि दोनों को, और फोर्थ ऐसा होगा नन ऑफ द अबव. तो द आंसर इज दोनों को. एज यू कैन रीड हियर, सोलर सिस्टम और एक्सो प्लैनेट्स जो हैं दूसरे स्टार्स के, उनको भी स्टडी करेगा. वेब स्टडीज द बर्थ ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज, फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज. ये सारी चीज़ों को ये जेम्स वेब जो है वो स्टडी करने वाला है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग एवर. क्रिसमस डे पर इसको लास्ट ईयर यानी कि 2021 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया. एक लंबा वक्त लगा इसको बनाने में. 3 अलग अलग एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही थी. इसको लॉन्च करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था. इसकी साइज़ आप देख सकते हैं. नॉर्मल जो ये वाला जो इसका ग्लास है, तो इसको भी फोल्ड होना था, और फोल्ड करके आप इसको लॉन्च करेंगे. जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो फिर इसको अनफोल्ड होना है. तो बहुत सारी टेक्निकलिटी, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस पास करके फाइनली ये मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है. $1 बिलियन का इसका एस्टिमेट था कि इतना खर्च होगा. कितना हो गया? 10 गुना ज़्यादा, $10 बिलियन का खर्च हो गया, और अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया है. और इसने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर भी दिया है. बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयरिंग की प्रोसेस भी अब स्टार्ट हो चुकी है. और अब हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये यूनिवर्स है, दूसरी गैलेक्सीज और दूसरे ऐसी कोई अर्थ लाइक ऐसा कोई प्लेनेट है जहाँ पर लोग जिंदा हैं. अगर वहाँ पर जीव हैं, लोग जिंदा इन द सेंस कि अगर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का अगर लाइफ फॉर्म है तो कैसा है, किस प्रकार का है. और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए फिल्म PK, ऑफ कोर्स, राइट, इन ए फनी वे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वैसे ही जो हमें, हमारी जो लॉजिक है, हमारी जो सोच है, वैसे ही लोग वहाँ पर हों. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करें. और ये किसी स्पेस एजेंसी की ही बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये ESA और नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने अचीव किया है. ऐसा मत सोचिए. थिंक इट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट इमेजिन, एक समय था जब हम केव्स में रहते थे, राइट, गुफाओं में रहते थे. हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पर था अगर कोई, तो दैट वाज, वो जो पत्थर था, थोड़ा बहुत शार्प पत्थर था, दैट वाज द लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और आज देखिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. इट इज़ रियली, अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी, इट्स वेरी इंट्रीगिंग. बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. और ह्यूमन माइंड जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसका कोई मीन्स, उसको इसकी कोई शायद लिमिट ही नहीं है. आई डोंट नो, बट आई थिंक इसकी कोई लिमिट नहीं है. इट ऑलवेज एंड इट हैज़ ऑलवेज सरप्राइज्ड अस. जब भी हम सोचें कि ह्यूमन बींग्स की क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं कर सकते हम. इट्स वेरी मीन्स, कुदरत ने वन ऑफ द लेटेस्ट, अगर कोई आज के ज़माने में, जहाँ तक हमारी नॉलेज है,
लेटेस्ट अगर कोई डिवाइस कुदरत ने अगर क्रिएट किया है, इवोल्यूशन ने क्रिएट किया है या फिर भगवान ने क्रिएट किया है, तो दैट इज ह्यूमन ब्रेन फॉर श्योर. So that's everything about this particular topic. Now let's move on to the second one, third dose, two queries. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही एक न्यूज़ आइटम रिलीज की थी और वो ये थी कि गवर्नमेंट में नॉट गिव बूस्टर शॉट्स टू एडल्ट्स बिलो 60. जिनकी एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ही बूस्टर डोज मिलेगा, उनके अलावा किसी भी एडल्ट्स को 18 प्लस को बूस्टर डोज नहीं मिलेगा. उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो थोड़े स्केप्टिकल हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बूस्टर डोज का इतना कोई खास फायदा नहीं, ऐसा मानना है. अगर ऐसा है तो फिर एविडेंस दीजिए. और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर भारत ये डिसीजन लेता है कि बिलो 60 जो है उनको बूस्टर डोज नहीं दिया जाएगा, तो बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी बूस्टर डोज को देने की शुरुआत कर दी है. इनफैक्ट बहुत सारे देशों ने तो बच्चों को भी बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है. तो ये जो एक नया लिस्ट बनेगा ऐसे देशों का जिन्होंने 2 डोजेस दे दिए, अब वो बूस्टर डोज दे रहे हैं, तो उनमें से हम ऑटोमेटिकली ऑफकोर्स बाहर आ जाएंगे. अब एक्सपर्ट्स अगर ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज का कोई फायदा नहीं है, तो द क्वेश्चन इज वेयर इज द एविडेंस. क्योंकि जिन देशों ने दिया है, फॉर एग्जांपल यूके, तो यूके की जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उसका कहना यह है कि उन्होंने जो रिसर्च की और उन्होंने जो ट्रायल्स किए, तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि 83% प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है बूस्टर डोज. और इजराइल जो है उसकी पीयर रिव्यू स्टडी ये कहती है कि जब बूस्टर डोज दिया जाता है तो सीवियर डिजीज का जो रिस्क है वो 92% कम हो जाता है. और फिर 60 प्लस ही क्यों? मीन्स अगर हम आंकड़ों को देखें, मृत्यु दर को देखें, जिनको इन्फेक्शन हुआ था, तो 45 से लेकर जो 60 की एज ग्रुप है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं. हमारे देश की बात कर रहा हूँ मैं. तो इनको बूस्टर डोज देना जो है वो ये लॉजिकल सेंस बनाता है कि उनको बूस्टर डोज देना ही चाहिए. इसके अलावा 18 प्लस के जो लोग हैं उसकी एक सबसे बेसिक चीज़ में अगर आपको कह दूँ कि 18 प्लस जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो यंगस्टर्स हैं यहाँ वहाँ जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो उनका भी ट्रैवलिंग रहेगा और उनको भी रिस्क, मीन्स दे आर ऑल्सो इन हाई रिस्क जोन. कि अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं दैट मीन्स वो ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आएंगे. और हमारा देश जो है वो एक यंग देश है, तो ऐसी मिस्टेक जो है वो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए भारत सरकार को. और थर्ड बूस्टर डोज जो है वो मीन्स जो थर्ड डोज यानी कि जो बूस्टर डोज हैं उसकी पूरी तैयारी करके हमें इसको लॉन्च कर देना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. ये थोड़ा एक लंबा डिस्कशन इसमें चलेगा. इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी, ये द हिंदू का आर्टिकल है. 2016 से भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं और ये जो स्टेप्स हैं उनके पीछे मेन लक्ष्य था कि हमारी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए. कुछ दिनों पहले भी हमने इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात की थी, इनफॉर्मल जॉब्स के बारे में बात की थी. तो फॉर्मल सेक्टर्स के फायदे आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको पता है. अब क्या क्या स्टेप्स भारत सरकार ने उठाया है? डीमोनेटाइजेशन, आपको याद होगा 2016 में जो ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए और इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया था. उसके बाद जीएसटी लॉन्च हुआ. आपके लिए प्रश्न ये हैं, बताइए जीएसटी को कौन सी डेट से जीएसटी जो है वो हमारे देश में एप्लीकेबल हो गया? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एक और नाराज़गी है, मैंने देखा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हैं. व्हेन आई से स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्यूअर्स. सभी लोगों को ये एक रिक्वेस्ट है कि मेक इट मोर इंटरैक्टिव. अगर आप फिर आंसर्स नहीं देंगे तो फिर इट विल बी वन वे कम्युनिकेशन कि मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, एंड इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर मी एज वेल. मुझे तो पता चले कि आप में से कितने लोग इंटरैक्शन कर रहे हैं. और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो दैट्स फाइन. मैं आपको जज करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, और कोई भी अगर आपको जज कर भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है. आपको तो बस पार्टिसिपेट करना है. और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है क्योंकि यू नो ये एक कल्चर है हमारे देश का, और भारत का कल्चर ये है कि
लड़कियां तो शर्माती हैं ही, लेकिन लड़के भी बहुत शर्माते हैं। दुनिया के सबसे शर्मीले लोगों में हम आते हैं। हम बहुत ही शर्माते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेंगे। क्लासरूम में भी ऐसा होता था कि हम कुछ खड़े होकर आंसर देते थे तो हमारे क्लासमेट्स जो हैं वो हंसते थे, और तब से हमारे अंदर एक प्रकार की शर्म जो है वो इतनी पैदा हो गई है कि हम कभी भी खड़े होकर या फिर जो प्रश्न मन में चल रहा है उसको पूछने में बहुत ही कतराते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिर हर जगह पर प्रश्न पूछे और जस्ट अपनी बोल्डनेस को प्रूव करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अगर आपको जेन्युइन ही लग रहा है कि ये चीज़ है तो पूछिए। सेम थिंग गोज विथ राइटिंग योर आंसर, पोस्टिंग योर आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो गिव इट अ गो। अगर आपको एक गेस है देन एज वेल गिव इट अ गो। ट्राई तो कीजिए, फिर देखिए कि किसका आंसर सही है। तो ये बार बार चीज़ें रिपीट करना जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आई होप यू विल टेक इट बिट मोर सीरियसली एंड आई होप कि अब से मुझे एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यूपीआई और बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेटीएम को भी प्रमोट किया था। तो टॉप लेवल तक हम देखने को मिलता है कि भारत सरकार ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े। कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो अपना एनरोलमेंट यहाँ पर करवाए ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। अब दो चीज़ें हैं। नंबर 1, फॉर्मल सेक्टर इज मोर प्रोडक्टिव देन इनफॉर्मल सेक्टर। जो हमें पता है कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। नंबर 2, फॉर्मल वर्कर्स हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसीलिए लोगों को फॉर्मल जॉब्स चाहिए, इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स अगर नहीं मिल पाती है फॉर वट एवर रीज़न, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज़ कि बड़ी कंपनी में, एमएनसी में, और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, ब्रांड्स हैं बड़ी, तो उसमें जॉब करना, क्योंकि सैलरी के साथ साथ आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर उसके बाद उससे थोड़ी छोटी कंपनी, उसमें जब आप जाएंगे तो आपके थोड़े बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और फिर जो लोकल कंपनीज़ हैं, मैंने से लोकल आई मीन टू से कि इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है तो उसमें सैलरी और वो सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन फॉर्मल जैसा कोई वहाँ पर वर्क कल्चर नहीं होगा। आपको कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते। मना कर देंगे तो आपका कोई रिप्लेसमेंट उनके पास तैयार होगा ही। यू कैन आप कल से मत आना, वो कह देते हैं ना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और धीरे धीरे चीज़ें इनफॉर्मल होने लगती है, और इनफॉर्मल में बहुत बेनिफिट्स ना के बराबर होते हैं, और कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि इतने समय के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज ही होगी। तो ये सिचुएशन है। तो फॉर्मल वर्कर्स हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसका क्या कहना है कि एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंड लेबर ड्राइव्स जेन्युइन जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसाइड द रेगुलेटरी एम्बिट। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके देश में अगर किसी को कंपनी की स्थापना करनी है और उसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही एक्सेसिव हैं, बहुत ही कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और लेबर लॉज भी आपके देश में बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होता है कि जो भी कंपनीज हैं वो कंपनीज अपने आप को इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में ही रखेगी। एक बड़ी फैक्ट्री जो है या फिर एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, उसकी शुरुआत हुई, पहले इसमें लेट्स से 5 लोग काम करते थे। अब ये बिजनेस जो है वो ग्रो होने लगा, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें अब 10 लोग काम कर रहे हैं। अब अगर सरकार का नियम ऐसा है कि 10 से ज़्यादा लोग अगर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये वो बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने हैं, आपको अपडेट्स देनी है, इंश्योरेंस, ये वो कितनी सारी चीज़ें। तो फिर ये फैक्ट्री वाला जो मालिक है वो क्या करेगा, वो इस कंपनी को ऐसे बड़ा नहीं करेगा, वो नाम पर इसको डिवाइड कर देगा, राइट। एक ही कंपनी है, एक ही प्रीमाइसेस में होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो अलग अलग, तो यहां पर 5 लोग, यहां पर 5 लोग, तो ये इनफॉर्मल ही रहेगी, लेकिन ऑन बुक क्या होगा कि ये 2 कंपनीज हैं, इन रियलिटी एक कंपनी है। जस्ट अ रफ एग्जांपल, ऐसा होता भी है। तो जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा रखते हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही रिजिड और ज़्यादा है, तो फिर
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटरी एम्बिट के बाहर रहती है। एक्सेसिव रेगुलेशन एंड टैक्सेशन इंश्योर द एंड्योरेंस ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज। ज़्यादा आपने टैक्सेशंस लगाया है, ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, तो इनफॉर्मल बिजनेस जो है, इनफॉर्मल सेक्टर एक्सपांड होता है। 1980s में ऐसा हुआ, जॉब्स को बचाने के लिए भारत सरकार ने यह तय किया कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके लिए ना के बराबर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप छोटी कंपनी है, यू कैरी ऑन, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप अपना बिजनेस करते रहिए। और बड़ी कंपनीज की अगर स्थापना करनी है तो बहुत डिफिकल्ट बना दिया इसको। तो सरकार उस टाइम पर यह चाहती थी कि ज़्यादा छोटी छोटी कंपनीज हों ताकि सभी को जॉब मिले। अब जॉब्स तो मिल गए, लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारी हमारे देश में कंपनीज जो हैं वो इनफॉर्मल कंपनीज ही रह गई, और फिर उनको टैक्सेशन के नेट में लाना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल या फिर बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। अनडाउटेडली वाइडनिंग द टैक्स नेट एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन आर नेसेसरी। किसी भी देश के लिए जो टैक्स बेस है उसको वाइड करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर सभी कंपनीज जो हैं वो थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत लेकिन टैक्स पे करें। और टैक्स इवेजन यानी कि प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आप बच ना जाए, तो उसकी भी एक कोशिश। ऐसा नहीं है कि 100% इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जितना कम हो सके उतना टैक्स इवेड हो तो ये सरकार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू मिलेगी तो सरकार कुछ भलाई का काम जो है वो, वेलफेयर का काम जो है वो कर पाएगी। अब एक वेल रिगार्डेड स्टडी ये कहती है कि इनफॉर्मेलिटी एंड डेवलपमेंट आर्ग्यूज दैट द परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी इज इन फैक्ट ए साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अब 80s में जो सरकार ने रूल्स बनाए, और आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर या फिर छोटी छोटी कंपनीज ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि टैक्स और ये सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ही कड़क है, ऐसा नहीं है। सरकार ने इसमें भी बदलाव किए, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी अंडर डेवलपमेंट हैं। इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। इसकी वजह से ही इनफॉर्मल कंपनीज जो हैं वो आज भी चल रही है अक्रॉस कंट्रीज। द पेपर फाइंड्स अ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इनफॉर्मेलिटी एंड पर कैपिटा इनकम। अगर इनफॉर्मल कंपनीज ज़्यादा है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम ही होगी, और जैसे ही किसी देश में फॉर्मल कंपनीज ज़्यादा होने लगती है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होने लगती है, विच इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। आप स्टार्टिंग की जो हमारी डिस्कशन है उसको याद कीजिए कि फॉर्मल कंपनीज जो है उसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। The finding suggests that informality decreases with economic growth, albeit slowly. जब इनफॉर्मेलिटी कब डिक्रीज होती है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके देश में इनफॉर्मल कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। PLFS का डेटा भी यही कहता है। तो हमारे देश में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की जो मेन रीज़न है, जो मेन वजह है, इनफैक्ट दो वजह हैं। वन इज़ प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, और अनडेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें मोर लाइकली सेम है कि ग्रोथ कम और इसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट। तो इस चीज़ की वजह से हमारे देश में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है। एशियन देशों की बात करें, खास करके ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन सारे देशों को अगर आप देखें तो पहले वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी का काम करते थे। फिर विश्व युद्ध 2 और सारी चीज़ें ख़त्म हुई, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जोन आया, मीन्स एक दौर आया, और फिर उस टाइम पर बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग जो हैं वो शहरों में गए, और शहरों में वहाँ पर नई नई कंपनीज आ रही थी तो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। धीरे धीरे फैक्ट्रीज जो हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें फॉर्मल होने लगी, फिर फॉर्मल जॉब्स जनरेट हो गई, और धीरे धीरे ये इकोनॉमीज जो हैं वो फॉर्मल होने लगी। हमारे देश में जो है वो ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में सर्विस सेक्टर अच्छा डेवलप हुआ, लेकिन सर्विस सेक्टर में बहुत ही कम, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा स्किल्स चाहिए, और ज़्यादातर अनस्किल्ड लोग होने की वजह से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप ना होने की वजह से हमारे देश में सिचुएशन ये हुई कि ये जो माइग्रेशन एग्रेरियन या फिर एग्रीकल्चर के लोग मैन्युफैक्चरिंग में, तो उतना ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो हमारे देश में नहीं हो पाया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मल जॉब्स, दोज प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 1 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसको कहते हैं फॉर्मल जॉब। ये हमारे देश की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको EPF मिलता है तो दैट मीन्स कि आप फॉर्मल, आपकी जो जॉब है दैट इज़ अ फॉर्मल जॉब। जो स्टैंडर्ड्स हैं कि एटलीस्ट एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी आपको मिल रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए फॉर्मल जॉब। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेकंड,
हमारे देश का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये कहता है द शेयर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स इन इंडिया स्टूड एट 9.7%, दैट इज 47.5 मिलियन। हमारे देश में टोटल जो वर्कर्स हैं जो जॉब्स कर रहे हैं तो उसमें से 47.5 मिलियन लोग या फिर 9.7%, लगभग आप पकड़ लीजिए 10% जितने लोग जो हैं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 6-7% जितने लोग हैं, लेकिन आज का जो लेटेस्ट है 9.7 या फिर 10% लोग जो हैं ये फॉर्मल वर्कर्स हैं, बाकी के जो हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। फिर हमारे देश में जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं तो ये भी काफ़ी इनफॉर्मल हैं और इसमें भी काफ़ी इनफॉर्मल, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में लगभग 85% जितनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एमएसएमई की कैटेगरीज में आती हैं। तो इनफॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में, और ज़्यादातर जो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी कोई इनकम इतनी ज़्यादा ख़ास है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि पेंडेमिक के दौरान हमारे देश में फॉर्मल कंपनीज जो हैं वो इंक्रीज़ हुई, बट ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं वो बहुत सारे बंद भी हो गए थे। तो ऐसे आंकड़ों के ऊपर हम रिलाई जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमारे देश में हमें फॉर्मल सेक्टर को एक्सपांड करना है तो एक ही रास्ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। फॉर इनफॉर्मल सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ होगा, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होगा, उनकी स्किल्स अगर अपग्रेड होगी तो हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर जो है वो एक्सपांड होगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से फॉर्मल सेक्टर एक्सपांड नहीं। आपने अपनी दुकान या फिर फैक्ट्री में अगर ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मल सेक्टर के पार्ट बन गए, तो ये चीज़ है ग्रोथ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड स्किल। ये चीज़ें जब इंक्रीज होगी, एक्सपांड होगी, तब फैक्ट्रीज और कंपनीज और लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में एंटर कर पाएंगे। राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रॉन्ग रूट। ये द हिंदू का आर्टिकल है। अब केरला की सरकार ने एक प्रपोजल रखा है कि लोक आयुक्त एक्ट जो है इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये अमेंड करना चाहती है, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। अब लोकायुक्त एक्ट जो है उसमें यह है कि अगर लोकायुक्त किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में पता चलता है कि पब्लिक सर्वेंट ने किसी प्रकार का करप्शन किया है या ऐसे कोई चीज़ जो है, एक सब्सटेंशिएटेड एलिगेशन अगर हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को, उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी जो पोजीशन, अपनी जो ऑफिस, अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ती है। ये सेक्शन 14 जो है लोकायुक्त एक्ट का, ये बहुत ही एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। हाल ही में क्या हुआ, अप्रैल 2021 में, यानी कि एक साल पहले, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट थिंग दैट टुक प्लेस इन केरला, कि वहाँ पे जो हायर एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर थे KT जलील, तो KT जलील साहब जो हैं, इसके बारे में लोकायुक्त ने ये पता लगाया कि वो उन्होंने नेपोटिज्म को प्रमोट किया। नेपोटिज्म जो भाई भतीजावाद है, ये सारी चीज़ें वो करते थे, तो इसकी वजह से उनको इस पद से रिज़ाइन करना पड़ा। अब ये तो अच्छी बात हुई कि हमारे देश में कोई ऐसा, अगर कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई मिनिस्टर है, तो उनको लोकायुक्त जो है वो एक्टिवली आइडेंटिफाई करके फिर उनको अप्रूव करके फिर उनको निकाला जाता है। लेकिन अब केरला की सरकार जो करना चाहती है वो ये है कि केरला की सरकार ये कहती है कि ऐसे लोकायुक्त ऐसे डिसीजंस ना ले पाए, इसको थोड़ा सेक्शन 14 को डाइल्यूट करना चाहती हैं, तो और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। अगर आपको इसमें कोई इश्यूज नज़र आ रहे हैं तो फिर असेंबली में एक बिल रखिए और बिल को डिस्कस कीजिए ओपोजिशन के साथ, और आपके जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो रखिए। ऐसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से अगर इतने इंपॉर्टेंट एक्ट्स को अगर डाइल्यूट किया जाएगा तो फिर करप्शन फ्री इंडिया का जो सपना है सभी देशवासियों का, वो शायद कभी अचीव हम नहीं कर पाएंगे। तो सरकारें ऐसी गलतियां जब करती है तो बहुत ही दुख होता है। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और या फिर आप कह सकते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक समिट हुई और इसमें कोऑपरेशन की बात की है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के बीच में जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रही, ऐसा चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। ये 14th राउंड यानी कि 14th मीटिंग थी। यूनियन बजट जो है वो 1 फरवरी को पेपरलेस फॉर्म में
प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ न्यूज़ आइटम्स है, आपको इसको देख लीजिएगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है नेटो। आज आपके लिए जो प्रश्न है ये रहा स्क्रीन पर, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड आई हैव वन आंसर राइटिंग क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशंस को डिस्कस कीजिए। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। आप इसको पेपर में लिख सकते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसको टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, बट यू हैव टू शेयर योर आंसर्स एज क्विकली एज यू कैन, ठीक है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स, और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में आज भी पता नहीं है। आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा। दूसरी जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर जब भी मैं कोई चीज़ शेयर करता हूं तो वहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि सर ये जो लेक्चर हैं, ये सीरीज़ हैं, वो कहते हैं हिंदू एनालिसिस को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये नाम अलग है लेकिन क्वालिटी वाइज जो है वो सेम है। तो इनके बारे में पता कब चलेगा? जब आप लोग इसको शेयर करेंगे, तब ये सीरीज़ जो है वो एक्सपांड होगी, ग्रो होगी। वरना मैं कितना भी यहाँ पर लेक्चर्स देता रहूँ, ये एक्सपांड नहीं होगी। तो you guys are, you are the people who can make it big. Think about it. Enjoy your studies. I'll see you soon with some more interesting lectures. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, एक बायोग्राफी जो है वो क्यूरियसली फॉरएवर पर आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।